चलो बड़ी देर से वो आखिरी चार लिया बस। अच्छा जी, हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखी किसी भी ग्राफ की लाइन की, और फिर हम लोगों ने दो लाइंस के बारे में नॉलेज ली कि पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग या कोलिनियर लाइंस। देन फर्दर हमने उस नॉलेज की बेस पर भी इक्वेशन बनाना ही सीखी, यही काम किया। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, या ये काम हमें कैसे हेल्प करेगा। तो जो इसका पहला क्या काइंड ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है, जो पहला काम है वो है जी फोरकास्टिंग। वो क्या है, ये मैं टर्म दोबारा यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहले आप पढ़ के आए हुए हैं। कहाँ पढ़ के आए हुए हैं? रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी हम इक्वेशन बनाते थे, और इक्वेशन हमें किस में हेल्प करती थी? फोरकास्टिंग। यानी इक्वेशन बनाने के बाद हम उसमें x की वैल्यू रख के y एस्टिमेट करते थे, या y की वैल्यू रख के x एस्टिमेट करते थे। फर्क सुने उस चैप्टर और इस चैप्टर में। उस चैप्टर में आपके जो डॉट्स थे वो बिखरे हुए थे, और लाइन उनके दरमियान में से एक टेंडेंसी दिखाती है। इसीलिए x ऑन y एक अलग लाइन होती है और y ऑन x एक, यानी अगर तुम्हें y एस्टिमेट करना है देन यू मस्ट हैव द लाइन y ऑन x, और अगर तुम्हें x एस्टिमेट करना है देन यू मस्ट हैव द लाइन x ऑन y। जबकि इस चैप्टर में क्या हुआ, इस चैप्टर में आपके पास दो पॉइंट थे और दोनों पॉइंट को डॉट टू डॉट कनेक्ट किया गया, ऐसे ही है। तो यही लाइन यूज होगी x की वैल्यू लगा के y एस्टिमेट करने में, और y की वैल्यू लगा के, यानी यहाँ पे एक ही इक्वेशन निकलेगी। उसी इक्वेशन से आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिल जाएगा, y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पर कहूँ जी कि दो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की, यहाँ पर मैंने लिख ली टोटल कॉस्ट, और यहाँ के लिख लिए यूनिट्स, यहाँ के लिख लिए जी। तो दो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट है 10,000। दो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट है, और दस यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट है 42,000। 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट है। आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन है। पहले की क्या इंफॉर्मेशन है? 2 के साथ 10,000, ऐसे ही है। और दूसरी क्या इंफॉर्मेशन है? 10 के साथ 42,000 हो गया। अब जब ये लाइन आपको पाथ समझ आ गया है, तो इस पाथ को चाहे आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें या आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें। अब मैं आपको यहाँ पर कहूँ, अच्छा बताओ कि 20 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, तो 20 यूनिट्स यहाँ पर होंगे जी, ऐसे ही है। तो मुझे 20 यूनिट्स की क्या बतानी होगी? कॉस्ट। या मैं कहूँ अच्छा बताओ 4 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, या मैं कहूँ 8 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी। तो जब आपको एक बार पाथ समझ आ जाए, उसकी इक्वेशन मिल जाए, तो फिर आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे? मैंने आपको कहा 2 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000, और 10 यूनिट्स की कॉस्ट, तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। इक्वेशन बनाते हैं y माइनस y1, y1 10,000 कर लेता हूँ, y2 कितना होगा? 42,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय x2, 10 माइनस 2, x माइनस x1 2 हो गया। y माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 42 माइनस 10, 32 डिवाइडेड बाय 8, 4,000 x माइनस 8,000, यही बना।
यस और नो? अब क्या होगा, ये 10,000 से जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4,000 प्लस सॉरी x प्लस 2,000। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप कोई भी नंबर ऑफ यूनिट फिट करें, आपको कॉस्ट मिलती चली जाएगी। आप कहें 0 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कोई यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं किया, कितनी कॉस्ट बियर करेंगे? 2,000। आप कहें जी मैंने 20 यूनिट मैन्युफैक्चर की है, ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 था ना, 20 यूनिट्स पे कितनी होगी? 20 इंटू 4 80 प्लस 2 80 to 2,000। मैं कहूँ जी 8 यूनिट्स पर कितनी होगी? 8 पर, हाँ जी 8 यूनिट्स पर 8 4 32 प्लस 2 34,000। बताइए को मसला। तो आपके पहले सवाल आज के ये हो गए कि आपको अब इस तरह से पॉइंट लिखे होने की बजाय स्टोरी सुनाई हुई होगी कि यार एक प्रोडक्ट की जब 10 रुपये प्राइस थी तो उसकी डिमांड थी 1500 यूनिट्स, और जब उसकी प्राइस 20 हो गई तो उसकी डिमांड हो गई 1000 यूनिट्स। तो आप बताइए क्या ये पहला पेयर मिल गया आपको? यस और नो? इससे आप क्या बनाएंगे? इक्वेशन। और उसके बाद वो आपको कहेगा कि अच्छा यार फला प्राइस पर डिमांड कितनी होगी। लाइक वो कहेगा 500 प्राइस पर डिमांड कितनी होगी, तो 500 की प्राइस नहीं, सिर्फ 500 प्राइस ही नहीं है, 30 प्राइस पर डिमांड कितनी होगी, या 5 रुपए की प्राइस पर डिमांड कितनी होगी। एक दफा इक्वेशन आ जाएगी, उससे फोरकास्ट कर लेंगे। यस और नो? बोलिए, कोई इशू? बाकी बात है। तो एक तो आपके इस तरह के सवाल है, मैं आपको एक्सरसाइज से एक आधा क्वेश्चन अभी करवा भी देता हूँ। क्लियर हो गया? आगे जो हमारे दूसरे सवाल है उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो सुनिए क्या है। वो है जी कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए बिजनेस में, तो हमारी जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती है। या तो आपकी कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, या आपकी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। बल्कि या नहीं, दोनों तरह की होती है। इनफैक्ट आपकी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की होती है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की होती है। क्लियर है जी? नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन समझे तो ये है जी कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाऊं या नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनाऊं, इट इज सच अ कॉस्ट व्हिच आई हैव टू बियर इन ऑल केसेस। यानी फिक्स्ड कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है कि व्हाट आई एम मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मच या हाउ मेनी यूनिट्स आई एम मैन्युफैक्चरिंग। In fact, I am manufacturing or I'm not manufacturing anything. This is the cost I have to bear in all cases. For example, ज़मीन का रेंट, the rent of the land of the factory. अब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही हो या ना हो रही हो, इन तमाम केसेस में आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। बात समझ आई? That is the fixed nature of cost. इत्तेफाक से मैंने आपको जो सवाल करवाया है वो जान के कॉस्ट वाला करवाया है। अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें तो आपको यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट दिख रही है, दैट इज 2000। क्यों भला? अगर मैं 0 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूँ, स्टिल आई हैव टू बियर अ कॉस्ट दैट इज 2000 एंड दैट इज व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। वो क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट होगी। बताइए को मसला। चलिए थोड़ी पीछे करो, आप अपनी चेयर थोड़ी पीछे करो, खुद पीछे होने को नहीं कहा, चेयर पीछे होने को कहा है। धक्का लगाओ, धक्का लगाओ। हाँ थोड़ी जगह दो लड़की को। मैं साफ लगा तो बिना वजह से जिद नहीं हो रहा। उठे, उठ गई?
अब शेयर करें। वेरी गुड, हो गया। कुछ नहीं होता, इजी होता, इजी होता जी। तो 2000 आपकी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब आते हैं दूसरी चीज, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरी होने की एबिलिटी हो, यानी जो चेंज हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर यूनिट कॉस्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, देखिए अगर मेरी पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपए और मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो व्हाट कॉस्ट आई हैव टू बियर? 5 रुपए। और अगर 2 यूनिट बनाता हूं तो 10 रुपए। और अगर 3 यूनिट बनाता हूं तो बोलिए 15 रुपए। क्या आपको अपनी जात कम लग रही है 5 का भाड़ा पड़ते हुए? तो पढ़ क्यों नहीं रहे? किस बात की मौत पड़ी हुई है? 1 यूनिट बनाऊंगा तो कितने की? 5 रुपए। 2 यूनिट बनाऊंगा तो 3 बनाऊंगा तो 4 बनाऊंगा तो x यूनिट्स बनाऊंगा तो x यूनिट्स बनाऊंगा तो 5x। आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5x। क्लियर हो गया? तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो स्टोरी सुनाई हुई होगी वो सुनाई हुई होगी कि एट अ मैन्युफैक्चरिंग साइट द पर्सन हैव टू बियर अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 7,000 रुपीज। He have to bear a fixed cost of 7,000 rupees and per unit cost is 200 rupees. Per unit cost is 200 rupees. तो 200 रुपीज का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट बन रहा है 200 का, 2 बनेंगे 400 के, 3 बनेंगे 4 बनेंगे 5 बनेंगे और x यूनिट्स बनेंगे 200x। तो आपकी टोटल कॉस्ट की फंक्शन कैसे बनेगा? फिक्स कॉस्ट कितनी? 7,000 प्लस 200x। समझ आई? यहाँ पर और यहाँ पर फर्क सुनिए क्या है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताई हुई थी तो आपने इक्वेशन फार्मूला से बनाई। यहाँ पर भी यही आई है। पढ़े इसका क्या मतलब है? 2000 इज व्हाट? बल्कि 4000 क्या है? नो, 4000 क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। 4000 क्या है? 4000 x क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी फिक्स कॉस्ट, ये आपकी क्या है? और पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 4000। वो अब हम यहाँ पर आपको सवाल में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। बताइए को मसला क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमें एक और चीज भी सीखने को मिली कि वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर हो गया जी? ये हमने सीख लिया अबाउट द कॉस्ट। अब हम सीखते हैं अबाउट द रेवेन्यूज। व्हाट आर रेवेन्यूज? अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और मैंने 1.5 लाख रुपए में सेल कर दिया है, व्हाट आर माय रेवेन्यूज? 50,000। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकाउंटिंग के टीचर को मैसेज भेजता हूँ मैं। व्हाट आर माय रेवेन्यूज? 1,50,000। रेवेन्यूज का मतलब होता है टोटल सेल्स, द टोटल अमाउंट आई रिसीव्ड, जो मुझे मौसूल हुई है। अब अगर मैं 1 यूनिट 300 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे टोटल रेवेन्यूज क्या होंगे? 1 यूनिट 300 में और 1 ही बेचा, कितने टोटल रेवेन्यूज? 300। 2 यूनिट बेचे तो 3 यूनिट बेचे तो 4 बेचे तो 5 बेचे तो और x यूनिट्स बेचे तो 300x। तो टोटल रेवेन्यू का जो आपके सामने फंक्शन बनता नजर आया वो क्या नजर आया? पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसी सवाल में जहां स्टोरी सुनाई होगी कि द मैन्युफैक्चरर हैव टू फेस अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 7,000 विद अ पर यूनिट कॉस्ट इज 200, साथ ही लिखा होगा एंड ही इज सेलिंग ईच आइटम, सेलिंग
each item at 300 rupees. Each item at 300 rupees. तो बताइए टोटल रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे? 300 पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स से ज़ूम कर दिया 300x। क्या आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया? क्या आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया? अगर ये दोनों आ गए तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट्स किसके इक्वल होते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल। अब मुझे अगर प्रॉफिट का फंक्शन बनाना है तो मैंने क्या करना है जी? टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या है? 300x माइनस टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है जी? 7000 माइनस 200x। ऐसे ही है? अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है जी? अब हमने प्रॉफिट का फंक्शन बना लिया 300x माइनस 7000 माइनस 200x और मेरे पास प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया? 100x माइनस 7000। यानी इस प्रॉफिट के फंक्शन में मैंने जितने भी यूनिट बना के सेल किए, अगर मैं लिखूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं? यस और नो? अब जो सवाल का इंटरेस्टिंग लेवल है वो सुने क्या है। वो ये है कि सवाल में आपको स्टोरी सुनाई गई होगी फिक्स कॉस्ट की, पर यूनिट कॉस्ट की, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की और पर यूनिट सेल प्राइस भी बताई हुई होगी। पर यूनिट सेल प्राइस भी। तो मुझे बताएं इतनी मालूमात से आप क्या बना सकते हैं? टोटल कॉस्ट का फंक्शन और टोटल रेवेन्यू का फंक्शन। ऐसे ही है, बट दिक्कत यह है कि सवाल इतना सादा नहीं होगा। वन पे जाके कहेगा देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ 300 यूनिट्स? देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ 300 यूनिट्स? तो अब हमने क्या निकालना है जी? प्रॉफिट ऑफ 300 यूनिट। तो मुझे बताइए, मुझे सवाल में क्या गिवन है? x या प्रॉफिट? x। तो हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट की इक्वेशन यूज करेंगे 100 इंटू 300 माइनस 7000। तो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 3000 माइनस 7000 माइनस 4000। इसका मतलब है ये एक लॉस हो रहा होगा। बताइए क्या होगा? बताएं 23,000 आ रहा है। कितना जी? क्या आएगा? ये प्रॉफिट होगा। चलो जी, प्रॉफिट हो गया। तो आपको कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स बताए जाएं और प्रॉफिट पूछ लिया जाए, बता देंगे? यस और नो? चलिए फिर बताइए प्रॉफिट एट 30 यूनिट्स। प्रॉफिट एट 40 कर लो यार, एक मिनट। 40 यूनिट्स जी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 इंटू 40 माइनस 7000। क्या आया? प्रॉफिट माइनस 3000 विच मीन दैट्स अ लॉस। कोई इशू नहीं? क्लियर हो गया? अब अगली बात सुने। अगर मैं कहूं टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, टू earn a profit of rupees 50,000, what quantity should I produce and sell? What quantity should be produced and sell? कितने यूनिट्स बनाकर बेचे जाएं? इस बार आपको प्रॉफिट की खबर है और साथ ही साथ आपसे क्या कहा गया? एक्स फाइंड किया जाए। ऐसे ही है जी? जी। तो 7000 माइनस हुआ
प्लस हो जाएगा 57,000 और 57,000 डिवाइडेड बाय 100 570 यूनिट्स के साथ आप इतना मुनाफा कमा सकेंगे। बात समझ आई? एंड द लास्ट थिंग इज कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है सच क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज जीरो। यही बात है। अभी यहां से क्या पूछी गई है? सच क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज 50,000। तो ब्रेक इवन का मतलब क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज जीरो। तो क्या करेंगे? 0 इज इक्वल टू 100x माइनस 7,000। ठीक है, 7,000 प्लस 100 से डिवाइड x का आंसर क्या आ जाएगा? 70 यूनिट्स का मतलब है कि भाई 70 यूनिट्स बनाकर अगर सेल करूंगा तो ना मुझे फायदा होगा ना ही मुझे लॉस हो रहा होगा। ना ही मुझे फायदा होगा ना ही मुझे लॉस हो रहा होगा। अलबत्ता 70 से कम यूनिट पे आऊंगा तो लॉस होगा, 70 से ज्यादा यूनिट पर जाऊंगा तो आई गेट सम बेनिफिट्स। ऐसे ही है। वो हमें नजर भी आ रहा है कि हमने जब 300 यूनिट्स बनाए तो विल बी एंजॉयिंग अ प्रॉफिट और 40 यूनिट्स पे हमारा लॉस हमें बियर भी हुआ था। समझ आ गई जी? एक चीज तो ये होगी। अब इसी सवाल के अंदर कुछ पंगे, फिर हम एक और चीज सीखेंगे। पंगे ये कि सवाल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई हुआ यूं, गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैक्स of ₹20, a tax of ₹20 each product। गवर्नमेंट ने 20 रुपए का टैक्स इम्पोज कर दिया है हर प्रोडक्ट पर। तो मुझे बताइए इस 20 रुपए के प्रोडक्ट ये टैक्स की एडजस्टमेंट कहाँ करूँ? कॉस्ट में करूँ या रेवेन्यू में करूँ? कॉस्ट में करूँ या रेवेन्यू में करूँ? कॉस्ट। क्यों भाई? भाई आई एम नॉट बेयरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब होता क्या, जरा टैक्स का सिचुएशन समझे। टैक्स की सिचुएशन ये होती है कि अभी जब मैं चीज बेचता हूँ, एक चीज बेचता हूँ तो मेरी जेब में कितने पैसे आते हैं? 300। अब क्या होगा, गवर्नमेंट कह रही है कि जब तुम चीज बेच रहे हो और तुम्हारे पास जो पैसे वो सारे तुम्हारे नहीं है, इनमें से 20 रुपए मुझे दे दो। तो आम जुबान में जब 20 रुपए का टैक्स लगेगा तो आपके रेवेन्यूज 300 नहीं रहेंगे बल्कि 280 रुपीस के हो जाएंगे। जारी बात है, अब आपके पास रेवेन्यूज कम आएंगे क्योंकि दरमियान में से एक शेयर किसको जाना है? गवर्नमेंट को चले जाना है। बोलिए कोई मसला? बोलो। तो टैक्स लगने का मकसद क्या होता है, या टैक्स लगने से क्या होता है? टैक्स लगने से वो रेवेन्यूज जो मैन्युफैक्चरर की जेब में सारा जा रहा होता है वो उतना कम हो जाता है। टैक्स लगाने के दो अंदाज हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट वे। गवर्नमेंट कहे जी कि आई विल इम्पोज a 20 रुपीस पर यूनिट टैक्स, a 20 रुपीस पर यूनिट। इसका मतलब जो भी रेवेन्यू था उसमें से 20 रुपए कर दिए माइनस। दैट इज इजी। अब मुझे बताएं नई रेवेन्यू की इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो, बोर्ड पे ध्यान। 280। अब मुझे बताएं प्रॉफिट वही रहेगा? प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा ना। 280 माइनस 200 अब आ जाएगा 80x। अब ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा, बाकी हालात भी चेंज हो जाएंगे। तो जब वो इस तरह टैक्स इम्पोज करवाने के बाद आपसे दोबारा पूछे ब्रेक इवन क्या है, तो आपको नई इक्वेशन बना के नए सिरे से ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह बता देंगे कि नहीं? अब ये सुनिए, एक आता है रिलेटिव टैक्स। वो कहेगा द गवर्नमेंट विल इम्पोज a 10% tax on the sales of the item। 10% tax on the sales of the item। इसका मतलब 300 का 10% अब आपकी जेब में नहीं आएगा। कितना होता है वो? 30। कितना होता है वो? इसका मतलब आप 300 का पहले 10% लेंगे, दैट विल कम अप एट 30 कर देंगे इसमें से माइनस। तो अब आपके रेवेन्यूज कितने रह जाएंगे? 270।
तो 2, अब बताएं नई रेवेन्यू की इक्वेशन क्या बनेगी? 270x। नई प्रॉफिट की इक्वेशन क्या बनेगी? 270x minus 7000 minus 200x and that will come up at 70x minus 7000। नया ब्रेक इवन पॉइंट भी अब चेंज हो जाएगा। मुझे बताएं नया ब्रेक इवन पॉइंट अब क्या होगा? 70x minus 7000 equal to 0। 100 क्या होगा? पंगा ये है टैक्स लगने से पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? यानी 70 यूनिट बनाकर सेल करने पे आपका इजी सीन था। अब 100 यूनिट के बाद जाके हालात खराब हो रहे हैं। ऐसा क्यों? चूंकि टैक्स लगने से आपके पास रेवेन्यूज आ रहे हैं कम। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ गई? तो पहले एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन सुन लें कि मैन्युफैक्चरर पर जब टैक्स लगाया जाता है उसका सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मैन्युफैक्चरर फंस जाता है। पहले उसके पास छोटी गेम होती है खेलने को, वो फौरी मैनेज कर लेता है अपने प्रॉफिट्स एंड नॉन प्रॉफिट्स को। लेकिन अगर टैक्स लग जाए तो बेचारे के पास पैसे आने की कैपेसिटी कम हो जाती है। बात समझ आई? यस और नो? एक और भी जगह है वहां पर बोला जाएगा the tax is imposed on the cost of the production। The tax is imposed on the cost of the production। तो cost of the production पे टैक्स लगने का मतलब है अब आप उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे? कॉस्ट में। तो वो कहाँ वेरिएबल कॉस्ट में ऐड होगा, लेस होगा? ऐड होगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन का मतलब है पहले तो उसके बनाने का खर्चा, ऊपर से उसके टैक्स का खर्चा। तो अब वो प्रोडक्शन भी उसकी क्या हो चुकी है? महंगी हो चुकी है। बात समझ आई? और टैक्स के अगेंस्ट जो ऑपोजिट सिस्टम होता है उसे बोलते हैं द सिस्टम ऑफ सब्सिडी। द सिस्टम ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी ये होती है कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को कहती है कि यार क्या मसला है, क्यों परेशान हो? मैन्युफैक्चरर कहता है उस्ताद जी 300 में बेच रहा हूँ लेकिन कुछ पूरा नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट कहती है यार तुम मेरी आवाम को 300 में ही बेचते रहो, तुम मेरी आवाम को अच्छा नहीं बल्कि यूं सुने, गवर्नमेंट कहती है 300 में तुम्हारा पूरा नहीं पड़ रहा, कितने में बेचना चाहते हो? कहते 400 में बेचना चाहता हूँ। कितने में? गवर्नमेंट कहती है यार मेरी आवाम 400 रुपया बियर नहीं कर सकती, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आवाम को कहता हूँ कि ये चीज़ है तो 400 की लेकिन तुमने कितना पे करना है? 300। बाकी जो 100 इजाफी है वो गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चरर को पे कर देगी। इस सूरत हाल में क्या होगा? सब्सिडी लगने पर रेवेन्यूज 300 से बढ़कर 400 हो जाएंगे। 300 आपको कहां से आया करेगा? कस्टमर से। और 100 रुपये आपको कहां से आया करेगा? सब्सिडी इज द रिवर्स सिस्टम ऑफ द टैक्स। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज कर रही होती है, पैसे दे रही होती है। सब्सिडाइज करने के दो ट्रिक हैं, या तो आपके रेवेन्यू बढ़ा दिए जाते हैं या अगर आपकी कॉस्ट पर कोई टैक्स लगा हुआ है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कि ताकि आप पर बर्डन या दबाव ना पड़े। बताइए कोई मसला? आखिरी चीज जो कि हम टेक्निकल लेवल पर नहीं सीखेंगे, जस्ट एन इक्वेशन, ताकि हमें इक्वेशन में उसको यूज करना आ जाए, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं देखूं मेरे टोटल रेवेन्यू क्या है अभी के हालात में 300x और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 200। थोड़ा लेट बताती है 200x, तो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितनी आ जाएगी 100x आ गई। अगर मैं कहूँ यहाँ 20 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताओ तो वो आती है 2000। 20 यूनिट्स की 2000 आएगी। 40 यूनिट्स की 4000। क्यों नहीं, 100 से ज़रूर देनी है। 40 यूनिट्स की 4000, 50 यूनिट्स की 60 यूनिट्स की इंपॉर्टेंट लफ्ज़ सवाल कर रहा हूँ 70 यूनिट्स का
7,000। 70 यूनिट्स का यानी 70 यूनिट्स बनाकर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाऊंगा? 7,000। तो वो पहले आती कहाँ निकल जाएगा? फिक्स कॉस्ट को पूरा करने। कहाँ निकल जाएगा? तो यहां से समझ आया कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसके इक्वल हो जाए फिक्स कॉस्ट के, तो मुझे वहां से क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। मैं थोड़े आम लफ्जों में दोबारा समझाता हूं, सुनिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कि एक चीज कितने की बन रही है और वो सेल कितने की हो रही है, और उससे हमें डायरेक्ट कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने की उसकी वेरिएबल प्रोडक्शन है और कितने की उसकी वेरिएबल सेलिंग है, उससे हमें डायरेक्ट कितना बेनिफिट, मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला, डायरेक्टली कितना बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। बट अफसोस के साथ होता यूं है कि जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां यूनिट बनाकर सेल कर रहे होते हैं, हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो मिल रहा होता है, लेकिन वो पहले हाथ किसको एडजस्ट कर रहा होता है? फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठा रहा होता है। एक खास प्रोडक्शन तक वो फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठाएगा, उसके बाद का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसे हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉफिट। उसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट का फर्क समझे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? इट इज द बेनिफिट बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल सेलिंग। वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल, इनके दरमियान का वो बेनिफिट लेवल है। बट होता क्या है, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनिशियली अकोमोडेट्स ऑल दी फिक्स्ड कॉस्ट। व्हेन इट डन, उसके बाद जो फर्दर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको मिलेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर प्रॉफिट। अब यहाँ पर अहम सवाल कि सर हम सीधा प्रॉफिट देख लें, एडा सानू कंट्रीब्यूशन मार्जिन चक्कर च पैन की लोड़ है? याद रखिए, दुनिया में हर चीज को स्टडी करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वन इज इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट, सेकंड इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, थर्ड वन इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। हाँ जी, आप किसी भी चीज को एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसको 3 डिफरेंट लेंसेज से देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए की चीजें खरीद कर लाएं और 1 लाख रुपए में ही बेच दें, मुझे बताएं आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 0। आपको लॉस कितना हुआ? 0। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आए तो इकोनॉमिक्स कहेगी आपको 30,000 रुपए का लॉस हुआ है। वो कैसे? आपको 30,000 रुपए का, और ये इकोनॉमिक्स ने आपको पहले चैप्टर में ही सिखाया था, जिसका नाम था, जिसके अंदर टॉपिक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि भाई तूने लाख रुपए लगा के लाख रुपए की सेल कर दी, तेरे हिसाब से खाते तो नील, लेकिन जो 1 महीना तेरी जो है वो तेरा वक्त जाया हुआ, जो तेरी मेहनत जाया हुई, अगर तू ये ना काम करता तो किसी छोटी मोटी नौकरी से तू कितने पैसे कमा लेता? 30,000। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स तो इस चीज को भी लॉस कहती है कि वो लॉस जो घर की खवातीन घर में रहकर काम कर रही है। इकोनॉमिक्स कहती है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस एग्जांपल पकड़िए, ठीक है, कि घर की खवातीन को आप घर से करें माइनस, अब वो सारे काम करने के लिए, वो जो भी काम जो आप उनसे फ्री सर्विसेज के तौर पर ले रहे हैं, वो सारे काम करने के लिए आपको जो सर्वेंट्स हायर करना पड़ेंगे, उनकी सारों की कॉस्ट अगर 70,000 बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जिन लोगों को 70,000 रुपये, यानी इसका मतलब ये है, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, इसको दूसरी तरह से देखते हैं। एक खातून जो कि पढ़ी लिखी हैं, वो मार्केट में जाके अगर जॉब करेंगी तो उनको मिलेगा 1 लाख रुपया। कितना मिलेगा? इसका मतलब उन्होंने मार्केट में 1 लाख रुपए का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया, बदले में 1 लाख आया। उस 1 लाख से वो 40,000 रुपया मेड्स वगैरह को तनख्वाहें देकर घर के काम करवा ले। तो इनफैक्ट 60,000 इज बचत और नॉट। तो अगर एक खातून वो नौकरी नहीं कर रही है, सिर्फ घर में रहकर काम कर रही है, इसका मतलब है दैट इज द इकोनॉमिक लॉस। वो कहने को तो यही लग रहा है कि हाँ ठीक है जी, खवातीन बड़े फख्र से कह रही होती हैं, यस वी आर जो है वो हाउस मेकर, ठीक है, हाउस वाइफ, ये टर्म्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े खूबसूरत नाम दिए हुए इनको, बट इकोनॉमिक्स की नजर में दिस इज अ लॉस। अब अगर आप उसको इकोनॉमिक्स की सेंस में देखें तो वो एक लॉस है, अकाउंटिंग की सेंस में देखें तो एक विन विन सी सिचुएशन है, ठीक है, विन, बट ठीक है, ओके ओके। लेकिन आप अगर उसको क्या कहते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे देखें तो खैर इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट कोई है नहीं, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे उसका यकीनन कोई ना कोई और मकसद होगा। वापस आते हैं,
अकाउंटिंग बड़ी सीधी बात करती है, वो कहती है कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा तुम्हारी जेब में आया, ये प्रॉफिट है। अकाउंटिंग आपको पैसा बताती है इन द सेंस ऑफ अमाउंट, इन द सेंस ऑफ अमाउंट। अगर पैसे में डिफरेंस दिखेगा तो अकाउंटिंग कहेगी प्रॉफिट है, अगर पैसे में डिफरेंस नहीं दिखेगा तो अकाउंटिंग कहेगी नहीं प्रॉफिट। इसके साथ एक और लेंस अटैच होता है फाइनेंस का। फाइनेंस कहता है प्रॉफिट मिलना कब है, मैंने कहा साल बाद, तो डिसीजन कब लेना है, आज। वो कहता है ये क्या बात हुई, प्लस माइनस कर रहे हो, इन्वेस्ट 1 लाख आज किया, 1.5 लाख मिल कब रहा है, साल बाद, तो 50,000 किस बात का प्रॉफिट भाई, इसका एनपीवी निकाल लो जी। जो एनपीवी था वो फाइनेंशियल प्रॉफिट था। फाइनेंशियल प्रॉफिट मतलब 1.5 लाख को उठा के आज लाओ, उसकी वर्थ आएगी 1.30 फॉर एग्जांपल, 1.30। तो 1.30 में से 1 लाख माइनस करो तो पता लगे कि आज की डेट में फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30,000। अकाउंटिंग की नजर में वो प्रॉफिट कितना था, 50,000, और फाइनेंस की नजर में कितना हुआ, 30,000। ऐसे ही है। अब इकोनॉमिक्स का मैटर ही अलग है। वो कहता है जी तुम्हारे खर्चे कितने हुए, हमने कहा लाख। वो कहता है झूठ नहीं बोलो, लाख का तो तुमने माल खरीदा था, जो तुम्हारी अपनी जाती सर्विसेज इसमें ऐड हुई वो कौन डालेगा, वो टाइम जो तुमने अपनी सोशल टाइम देना था, जो तुम्हारा फैमिली टाइम था, ये सोशल गैदरिंग का टाइम था, जो तुम्हारा मी टाइम था, वो तुमने निकाल के जो है वो कारोबार को दिया, तो उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं लेनी। लो जी वो खर्चे खुर्चे भी डालो, तो पता लगा जनाब काक भी नीचे बचे है, वो जो 50,000 मिला वो तो मेरी जाती सर्विसेज का मिला है, वो मैं कारोबार बंद करके कहीं नौकरी भी करूं तो 50,000 कमा ही लूंगा, उसका मतलब है देयर इज नो एक्चुअल प्रॉफिट। तो हर चीज को देखने के 3 डिफरेंट लेंसेज हैं, और आपका बेसिक लेंस जो आपको सिखाया जा रहा है वो अकाउंटिंग ही है, नंबर्स की गेम है। बट समहाउ जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो आप कभी कभी इकोनॉमिक लेंस के थ्रू भी देखेंगे और कभी कभी फाइनेंशियल लेंस के थ्रू भी देखेंगे। ये देख चीजों को देखने का एस्पेक्ट, दिस इज हाउ यू गोना ट्रेन योरसेल्फ। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट लाइक मी, हम चीजों को फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लेंस से देखते हैं, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे की गई है। एक अकाउंटेंट उसको अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की टर्म्स पर देखता है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्डेड है, चूंकि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड इफ दैट रिकॉर्डिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स तो अकाउंटेंट कहेगा कि यार ये काम ठीक नहीं है, जबकि इकोनॉमिस्ट की अप्रोच ही जरा अलग है। ये सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ड्यू टू दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अकाउंटिंग सीधी कहती है यार प्रॉफिट निकालो, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहता है पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो, ताकि आपको पता लगे आपको पर यूनिट बेनिफिट कितना हो रहा है, और फिर आपको ये भी पता लगे कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां यूनिट बेचकर आपको बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन जेब में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने कुछ ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट्स पाली हुई हैं जिनको पूरा करना। जी पाली हुई से बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, ये पाली हुई फिक्स कॉस्ट होती हैं। ये ऐसा वाइट एलिफेंट होता है जो सिर्फ रोटी खाई जा रहा है। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ये कहती है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कोशिश करें अपनी फिक्स कॉस्ट को कम से कम करें। यही वजह है कि एक बंदा जो बेसिक बर्गर लगाना चाहता है वो पहले हाथ दुकान लेने की बजाय एक रेडी शुरू से काम करता है, क्योंकि अगर दुकान ले ली तो दुकान का फिक्स्ड रेंट पड़ना है, फिक्स्ड बिजली का बिल पड़ना है, तो वो अपने फिक्स कॉस्ट कम से कम रखता है ताकि शुरू के हाथ ही जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हैं वो उसकी जेब में आना शुरू हो। अब इसका आइडिया उसको पढ़े लिखे लेवल पर तो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली उसकी थिंकिंग यही होती है। बात समझ आ गई? यस और नो? जो है वो क्या कहते हैं, वो किताब देखें।